नमस्कार ई क्लिनिक पार्टनर्स। मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा नो योर डॉक्टर सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये सेशन बेस्ड रहेगा डॉक्टर से इंटरेक्शन में, यानी आप जो भी अपनी समस्याएं आ रही है आपको बच्चों को दिखाने में, आप उस डिस्कशन डॉक्टर से कर सकते हैं और ई कंसल्टेशन की प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। आज का विषय रहेगा डॉक्टर का परिचय, डॉक्टर के साथ परिचर्चा, जिसमें हम डॉक्टर से प्रश्न पूछेंगे, वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। वेबिनार श्रोता प्रश्न काल, जिसमें जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो डॉक्टर से क्वेश्चंस रेज करेंगे और डॉक्टर उनका रिप्लाई करेगा। ई परामर्श से जुड़ी जानकारी आपको श्रद्धा मैम के द्वारा मिलेगी और वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी आप सभी से शेयर की जाएगी। अब मैं आप सभी को आज के डॉक्टर के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका नाम डॉक्टर संजय कुमार रावत है। सर ने अपना एमबीबीएस काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज नासिक से 2014 में कंप्लीट किया हुआ है। सर ने अपना डीसीएच हॉस्पिटल सोलापुर सीपीएस मुंबई 2018 में कंप्लीट किया हुआ है। सर के 8 से ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस का विवरण आपके स्क्रीन पर दर्शाया गया है, जिसमें सर ने कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में काम किया हुआ है। अब मैं इस डिस्कशन में डॉक्टर श्रद्धा को ऐड करूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू माधुरी। तो जैसा कि आप सबको माधुरी ने बताया कि आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो डॉक्टर संजय राउत हैं, जो कि एक पीडियाट्रिशियन हैं, मतलब जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में बाल रोग विशेषज्ञ, या आप आम भाषा में बच्चों का डॉक्टर उनको कहते हैं। ठीक है। तो सर के साथ हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नो योर डॉक्टर वेबिनार में। सर, जैसा कि आप तो इस प्रोसेस से पहले से आप इस चीज को फॉलो कर चुके हैं, आपको पता है कि वेबिनार का मतलब मकसद क्या है। तो आज हमारे साथ जो मेडिकल स्टोर्स अटैच है वो नए हैं हमारे साथ, अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया है। तो उनको सर हम लोग हर डॉक्टर से जो भी हमारे यहाँ हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और जो कंसल्टेशन का तरीका है जो उनको नहीं पता है या जो वो गलतियां कर रहे हैं जिसका आप लोग को पता है, उसके बारे में हम उनको डिटेल में आपके द्वारा बताएंगे। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे कि सर आपने अपनी जो भी मेडिकल की पढ़ाई, आपका जो मेडिकल एक्सपीरियंस है, आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, सर उसके बारे में कुछ हम लोगों को ब्रीफ कीजिए। ओके, तो सबको गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर संजय राउत है। मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 2008 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था। 2014 तक मेरा एमबीबीएस खत्म हुआ है। उसके बाद मैंने तुरंत पोस्ट ग्रेजुएशन को एडमिशन लिया था पीडियाट्रिक्स में, छोटे बच्चे का बाल रोग तज्ञ। और तभी से ही मैं पीडियाट्रिक पेशेंट देख रहा हूँ, यानी कि 2015 से आप मुझे बोल सकते हो। और जैसे ही मैंने पास आउट हो गया, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ, तो मैंने अलग अलग जगहों पे काम किया है। जैसे कि काशीबाई नवोदय मेडिकल कॉलेज, वहां पे मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था जो एमबीबीएस के थे, पीडियाट्रिक्स के लेक्चर लेता था। उसके बाद मैंने एसएमबीटी मेडिकल कॉलेज नासिक में भी था मैं। उसके बाद एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग कोंकण में भी था मैं। और अभी तो मैं पुणे में हूँ। यहाँ पे मैं एरिया ऑफ मेरा इंटरेस्ट न्यू बॉर्न्स है, जो पैदा होने के बाद 28 डेज के रखते हैं। और उसके बाद मैं जनरल पीडियाट्रिशियन से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 0 to 20 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों में देखता हूँ यहाँ पे। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सबने सुन लिया होगा कि सर ने एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब अपने इंट्रोडक्शन में दे दिया है कि सर बिल्कुल पैदा हुए बच्चे से लेके 20 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सर देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी पेशेंट आता है जो इस उम्र का है, ठीक है, तो आप उन्हें सर को भी दिखा सकते हैं। और खासकर जैसा कि अभी ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि किस उम्र तक के बच्चों को हम लोग बाल रोग विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं, लेकिन तब भी आप ये मान के चलिए कि कम से कम 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को तो सब पीडियाट्रिशियन को दिखाते ही हैं, और आप भी दिखा सकते हैं। बाकी सर का जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो 20 साल तक के बच्चों को सर देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस आपके पास आए तो वो भी आप सर को दिखा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सर जैसे कि आप हमारे साथ अब काफी समय से सर आप काम कर रहे हैं, तो सर आपने बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, आपका जो भी हमारे साथ अनुभव है, तो सर उसके आधार पे आप हमें ये बताएं कि ऐसी मतलब जो ई परामर्श होता है उसको कराते वक्त किन किन बातों का ध्यान मेडिकल स्टोर को रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारे मेडिकल स्टोर्स को थोड़ा हेल्प मिले आपके एक्सपीरियंस से। तो सर आप हमें बताएं। यस यस यस।
तो सबसे पहले ये ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत ही अच्छा है, ताकि आप डायरेक्टली स्पेशलिस्ट से जुड़ जाते हो। ओके, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉपर डॉक्टर मिल जाता है जिसने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ओके, जो तज्ञ डॉक्टर होते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन, कोई भी पेशेंट आता है तो आपको बेसिक पैरामीटर को आपको लेने ही लेना है, जो मैं यहाँ से नहीं ले सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेट लेना है उसका। ओके, जो भी बच्चा आपके पास आता है उसका वजन करना है आपको, क्योंकि सभी मेडिसिन के डोसेस वजन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। अगर छोटा बच्चा है, एकदम बेबी है, 4-5 दिन का बेबी है, तो आपको, अगर आपके पास छोटा वेइंग मशीन नहीं है तो आपको मदर का वजन अलग से करना है, प्लस उस सेकंड टाइम बच्चा उनके पास देख के करना है। जो भी डिफरेंस आता है तो वो बच्चे का वजन रहता है। पॉसिबल है तो उसका टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करना है। जो थर्मोमीटर से होता है ना, बहुत सारे बच्चे का फीवर का कंप्लेंट रहता है, तो आप उधर से टेम्परेचर अंडर आर्म्स में चेक करना है, फेरेनहाइट सेटिंग में रख के। अगर 100 आता है तो उसको फीवर बोलते हैं। तीसरी बात, एक तो वजन हो गया, टेम्परेचर हो गया। अभी कोविड का भी जमाना चल रहा है, और कोविड के पेशेंट अभी बहुत बढ़ गए, लास्ट के 1 वीक में बहुत पॉजिटिव आ रहे। तो आपको अगर पॉसिबल है तो एक ऑक्सीमीटर से बेसिक ऑक्सीजन लेवल चेक करना है आपको। ओके, ताकि हम उसका ना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे जज करेंगे कि ऐसा है कैसा है। उसके बाद उसके बाद आता है हाइट लेना है बच्चे का। ओके, सेंटीमीटर में हाइट लेना है। ये तो आपका बेसिक पैरामीटर्स है। ओके, अगर आपको अगर पॉसिबल हो तो हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट। ओके, हार्ट रेट आप नाड़ी पे टच करके भी ले सकते हो, 1 मिनट तक काउंट करना है। और रेस्पिरेटरी रेट आपको, बच्चा कितनी बार छाती फुगाता है, ओके, वो आपको 1 मिनट में काउंट करता है। तो ये बेसिक पैरामीटर्स तो आपको होने ही चाहिए। उसके आगे जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स। तो बच्चा अभी तक क्यों आया है, अभी क्यों लेके आए, उसको आपको चीफ कंप्लेंट्स पूछना है। लूज मोशन, फीवर, ओमेटिंग, ओके, ये कुछ भी हो सकता है चीफ कंप्लेंट्स में। और थोड़ा आपको हिस्ट्री भी लेना है कि कब से हो रहा है, और आपने क्या क्या मेडिसिन दिया है अभी तक, और उसके साथ कुछ जांच किया है तो उसके रिपोर्ट्स भी आपको बताना है। ओके सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि बच्चों की ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये सारे हमें सारे मेडिकल स्टोर को उसी समय रिकॉर्ड कर लेने हैं। तो सर जैसा आपने एक चीज और बताई कि ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना होता है। तो अगर कुछ जो भी हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं, एक छोटा सा आता है इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा उंगली में लोग इसको फिट करके ऑक्सीजन का लेवल चेक कर लेते हैं। आप एक ऑक्सीमीटर भी अपने पास रख सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत काम आएगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, सिर्फ बच्चों में, अगर बड़ों में भी कोई आ जाए जिसको सांस फूल रही, दिक्कत आ रही, आपको लग रहा है सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस समय भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बात हुई। सर जैसे कुछ ऐसा भी बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि किसी एज में बच्चों का वजन ना भी लो तो चल जाता है, तो क्या ऐसा है, कहीं भी ऐसा पॉसिबल है? वजन देखो मैडम, एक बार आप अगर बहुत ही मीन्स परेशानी आ रही है तो, अगर ऊंची नहीं लिया, हाइट नहीं लिया तो भी चलेगा। बाकी हम्म। पैरामीटर एक दो नहीं लिया, बीपी नहीं लिया तो भी, बट वजन तो लेना ही लेना है। क्योंकि मैं जो हम्म। मेडिसिन लिखता हूँ ना, वो वजन के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है मुझे। तो वजन तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी की एक दो चीजें अगर आप मिस भी करते हो तो वजन तो हम्म। बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओके सर। सर मतलब ब्लड प्रेशर मतलब बच्चों में अगर किसी कारणवश ना भी लिया जा सके हाँ तो चलेगा, चल जाता है, हाँ। चलेगा, बट लेकिन वजन लेना लेकिन जो है। है वजन तो लेना ही लेना है। यस मैडम। ठीक है। तो सर ये सर आपने अभी तक ऐसी कोई केस या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो फेस की हो कंसल्टेशन में, जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि ऐसा होना चाहिए था, या बच्चा आपके पास पहले से आ जाना चाहिए था, या ऐसा कुछ भी जो आपको फील हुआ हो कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी जो नहीं दिया गया, तो सर ऐसा कोई बात आप बताना चाहें? हाँ, तो सबसे पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके पास कब बच्चा आता है। ओके, अगर सिम्टम्स जस्ट चालू होते हैं, बच्चा आता है, तब उसका हम बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। ओके, अगर बच्चा सुस्त पड़ा रहता है, अब समझो मानो कि लूज मोशन का बच्चा सुस्त पड़ा है, ओके, थोड़ा सा वो लिथार्जिक है, ड्राउजी है, थोड़ा वो सुस्त एकदम पड़ के भी उसका सुसु कम हो गया है, तो ऐसी चीजों में इसको भर्ती करना चाहिए। तो इसका मतलब कि आप जो लेके आए हो वो थोड़ा लेट हो गया है। यानी कि अगर फीवर भी आ रहा है तो फीवर कंट्रोल में नहीं आता है तो बच्चों में झटके आने के चांसेस होते हैं, सीजर्स बोलते हैं उसको। ओके, तो वो सबको आपको जितने जल्दी हो सके बच्चों को उतने जल्दी आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना है। ओके, तो आप आगे के जो भी उसके जो साइड इफेक्ट या बैड प्रोग्नोसिस होगा उसको आप रोक सकते हो तुरंतली। ओके। तो सर और भी ऐसी कोई कमियां हैं जो आपको लगी हो कि गलतियां हैं जो रिपीट होती हैं मेडिकल स्टोर द्वारा ड्यूरिंग कंसल्टेशन?
कंसल्टेशन प्रोसेस में कमियां अगर आपको कुछ लग रही हैं, या फिर आपने जब दवा दे दी, आपने पेशेंट को समझा दिया, उसके बाद आपको लगा कि जब पेशेंट दोबारा आया तो उसने वो चीज फॉलो नहीं की और उसे किसी ने गाइड भी नहीं किया, अगर आपको ऐसी कोई भी कमी अभी तक लगी हो तो सर आप प्लीज हाँ, बताएं। तो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेडिकल वालों को ध्यान रखनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको ना थोड़ा, आप जो भी पूछते हो ना कंप्लेंट्स, ओके, जैसे कि बच्चा पॉटी कर रहा है, पतला पॉटी कर रहा है, लूज मोशन है बच्चे को, तो थोड़ा सा दो तीन क्वेश्चन पूछना है कि भाई कब से कर रहा है, कौन से कलर का कर रहा है, खून आ रहा है क्या। तो इससे ना बहुत ज्यादा मुझे भी आइडिया आती है। वैसे मैं तो पूछता हूँ, हर पेशेंट को पूछता हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा ट्रैक रखते हो तो ये किसी से मिस नहीं हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, इसका वजन भी ना आप थोड़ा सा ना एक्यूरेटली थोड़ा सा लेना है। ओके, जैसे मानो कि अगर आपको थोड़ा आपके वेइंग मशीन को भी थोड़ा सा कैलिब्रेट करना है, तो इससे ना उसका वजन के डिफरेंस नहीं आएगा और बच्चों को सही ट्रीटमेंट जाएगा। तीसरी बात, अगर आपके पास कुछ मेडिसिन मैं लिखता हूँ या बताता हूँ तो नहीं है, तो सेम कॉम्पोजिशन का अलग ब्रांड दे सकते हो, लेकिन आपको दोबारा क्रॉस चेक करना है कि इसमें कंटेंट में क्या लिखा है। अगर उसमें एडिशनल कुछ होगा तो नहीं देना है, वही होगा तो ही देना है, नहीं तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर मेरे पास ये है, ये नहीं, ये दे सकते क्या। ओके, और चौथी बात, अगर आप उसका मीन्स मेडिसिन देते हो तो आपको जिम्मेदारी होती है कि इसको, मैं तो समझाऊंगा लेकिन आपको भी बताना है कि कितनी बार कितना एमएल खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, और क्या करना है। ओके, और 2-3 दिन में फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको ये भी बताना है कि आपको दोबारा आना है, नहीं तो हॉस्पिटल चला जाना है। ओके, तो ये सब दो तीन चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कवर करना है आपकी तरफ से। ओके सर, तो जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि वजन लेना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों की जो दवा दी जाती है वो उनके वजन के हिसाब से ही दी जाती है, कि जो है पर केजी, जैसे आप समझ रहे हैं, इस हिसाब से बच्चों की डोज होती है। तो वजन जरूर लें, सही तरीके से लें। अगर आपकी मशीन खराब है तो उस मशीन को आप ठीक करा लें। आप मेडिकल स्टोर ओनर है तो आपको तो हम आपके पास तो मशीन्स होंगी भी और अल्टरनेट ऑप्शन भी होगा दूसरी मशीन का, तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जो जो बातें सर ने बताई उसका आपको ध्यान रखना है कि देखिए बच्चा पेशेंट जरूर है पर बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, तो आपको बच्चों के माता पिता को बताना है सब कुछ डिटेल में कि देखिए ऐसी ये दवा है, ये परेशानी है, ऐसा करना है, आपको समय से देना है, इतने बार दिखाने के लिए लाना है, कोई समस्या हो तो आपको संपर्क करना है तुरंत। ये सारी बातें सिर्फ बच्चे की बातें नहीं है, यहाँ पर तो मेन माँ बाप का रोल है। आपको उनको काउंसिल करना, उनको समझाना है कि वो बच्चे पर ध्यान देंगे। बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या फर्क पड़ता है दवा खाए नहीं खाए। तो ये तो आपको माता पिता को भी बराबर काउंसिल करना है, एक एक डिटेल देनी है। तो बच्चों की बात जब होती है तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, वरना कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो माता पिता उस बात को हल्के में नहीं लेते। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। और जब भी कोई केस सीरियस हो, आपको लगे कि सर ने जो बताया है उसके बाद भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके सामने ऐसा कोई बात है तो आप उनको कहिए कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हम जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, इसलिए जैसा कहा जाए वैसे करिए। ये सारी बातें आपको माता पिता को समझानी पड़ेंगी। सर आपने जो बातें बताई कि अगर जैसा केस है तो उसको अगर नहीं ठीक हो रहा है और मेडिकल स्टोर्स को लग रहा है कि उसको हॉस्पिटल या कहीं किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेज देना चाहिए, तो सर ऐसा मतलब कुछ ही केसेस में जब आप कहें या वो अपनी तरफ से भी अगर उनको ऐसा लगे कि कोई पेशेंट आया है जिसको ऑनलाइन कंसल्टेशन से काम नहीं चलेगा, तो उसको वो अपनी तरफ से भी तो रेफर कर सकते हैं हॉस्पिटल में। कर सकते हैं। देखो मैडम, अभी जो मैं मेडिसिन लिखता हूँ या जो कोई भी डॉक्टर मेडिसिन लिखता है तो अच्छा इमिडिएटली होने के लिए हम कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा कंडीशन वर्स हो जाता है, यानी कि अगर मैं मेडिसिन दे रहा हूँ तभी भी लूज मोशन कम नहीं हो रहा है, बच्चा सुस्त पड़ रहा है, या बुखार का मेडिसिन दे रहा हूँ, बुखार 2-2 3-3 घंटे में वापिस आ रहा है, तो इस चक्कर में अगर ऐसा केस होता है तो आप मेडिकल वालों को आप भी रेफर कर सकते हो केस। ओके, अगर मैं रीचेबल नहीं हूँ या आपका कांटेक्ट नहीं होता है किसी टीम मेंबर से, तो आप उसको जी रेफर जी। कर सकते हो। ओके, तो आप जरूर रेफर करना है। अगर आपको लगता है कि ये कंडीशन मेडिसिन देने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, तब आप जरूर कर सकते हो रेफर। ओके ओके, ठीक है सर। तो जैसा कि सर ने बताया, अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट क्रिटिकल है, सीरियस है और सर अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश और आप भी उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो आप उसे रेफर कर दें, ठीक है। और जैसा कि सर ने एक पॉइंट और मेंशन किया था कि आपको पास अगर कोई दवा नहीं है जो सर ने लिखी है, तो अगर आप उसकी जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें कुछ भी अलग से जुड़ा ना हो या कुछ भी अलग से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल
वही का वही कंपोजिशन आपने देना है। और अगर सर अवेलेबल है तो आप उनसे तुरंत संपर्क करके पूछ सकते हैं कि सर ये दवा नहीं है, इसकी जगह पे सर कुछ और लिख दीजिए, या कोई भी बात ऐसी हो जो आपको डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। या फिर अब मान लीजिए सर का कंसल्टेशन खत्म हो गया, फिर आपको ये चीज समझ में आई, तो आप टीम मेंबर में किसी को संपर्क करिए, वो जो है संपर्क करके सर से कंफर्म करके आपको जरूर सोल्यूशन दे देंगे। तो ये चीज आपने करनी है। कोई भी डाउट हो या पेशेंट कुछ भी बताना भूल गया हो कंसल्टेशन के दौरान, जो सर को पता होना चाहिए पर आपको पता है पेशेंट ने नहीं बताया है, तो आपको वो सारी बातें सर को बतानी है। क्योंकि जो है पेशेंट तो यही कहेगा कि मेरा इलाज नहीं हुआ सही से, मुझे दवा नहीं मिली, और सर को उसने नहीं बताया, आपको बताया। तो आप जब कंसल्टेशन के दौरान पेशेंट के साथ रहिए और सर को पूरी जानकारी दीजिए। सर कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं बच्चों में, जो आपने इतने समय के दौरान हमारे साथ देखा होगा। आपको बहुत ज्यादा इस तरीके के केसेस आते हैं, डायग्नोसिस उसकी कभी कभी नहीं हो पाती है, मतलब मेडिकल स्टोर्स के थ्रू नहीं डायग्नोसिस हो पाती है। तो सर ऐसी कुछ बीमारियां और उनके सिम्टम्स भी सर आप बताएं जिससे इन्हें हेल्प मिले फ्यूचर में। ओके, तो कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है कि उनको हॉस्पिटल जाके ही आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। ओके, जैसे अगर न्यूबॉर्न्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कंटिन्यूअसली वोमिटिंग रहता है, उनका कलर ब्लू होता है, जैसे पिंक होता है ना बच्चों का कलर ब्लूइश होता है, तो उसको तुरंत आपको हॉस्पिटल भेजना है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा है खांस रहा है, 1 महीने से खांसी कर रहा है, उसको ट्रीटमेंट तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन उसका अगर कम नहीं हो रहा है तो आपको टीबी का भी जांच करना है। वो जांच तो आपको हॉस्पिटल में होना है। ओके, तीसरी बात, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत है, ओके, अभी कोविड का कांटेक्ट की चीज है, तो उसको आपको हॉस्पिटल भेजना है, उसका आरटीपीसीआर या कोविड टेस्ट करना है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जो डिसीजेस रहते हैं जो कि हम यहाँ से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं, तो उन सबको आपको भेजना है हॉस्पिटल में। ओके। और सर जो कॉमन हैं जो हम लोग अपनी आप देखते हैं, मतलब हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन में देख सकते हैं आसानी से, सर उनके उन बीमारियों के बारे में और उनके कुछ सिम्टम्स बता दीजिए ठीक है, जो तो कॉमन है। अभी अभी तो रेनी सीजन आने वाला है। ओके, तो यस। रेनी सीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में लूज मोशन, ओके, गैस्ट्रो के पेशेंट बढ़ेंगे, डेंगू मलेरिया के पेशेंट बढ़ेंगे, ओके, वोमिटिंग, आउटसाइड फूड। तो ये सब चीजें आपको सीजन की हिसाब से ही आते हैं, और उनका आपको आपके पास तो पूरा उसका ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। मीन्स जो भी मेडिसिन आप रखते हो उसमें तो बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो मैं आपको कॉमन चीजें बताता हूँ जो हो सकता है, वोमिटिंग, लूज मोशन, कभी कभी लूज मोशन के साथ ब्लड भी आ सकता है, फीवर, फीवर विथ चिल्स, अगर ठंड लग के बुखार आता है तो उसके हम बारे में सोचते हैं कि डेंगू मलेरिया तो नहीं हो गया है। उसके बाद बच्चों में रैश आना है, ओके, फीवर विथ चिल्स, फीवर विथ रैश, ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट देखना है। और आपको ना हर हर पेशेंट को, अगर पेशेंट में बताया भी नहीं ना, तो भी आपको पूछना है कि आजू बाजू में कुछ इधर हो रहा है कैसे। अगर बच्चा आता है फीवर और खांसी लेके, आपको पूछना है कि फैमिली मेंबर में कुछ है क्या, बाहर गए थे क्या, या आजू बाजू में किसी को हो रहा है। तो यही से क्या पता चलेगा कि कुछ कोविड कांटेक्ट है, तो हम उसका ट्रेस कर सकते हैं, कि आजू बाजू के लोगों को भी थोड़ा अवेयर कर सकते हैं इस बारे में। ओके ओके। हाँ तो सर जैसा कि सर ने आपको बताया कि अगर बच्चा इन सारे सिम्टम्स या इन सारे लक्षणों के साथ आपके पास आता है, तो आपको उस हिस्ट्री लेते समय ये भी पूछना है कि घर में तो किसी को ऐसी कोई समस्या नहीं, या आसपास कोई ऐसा हो जिसको ऐसी कोई समस्या आ रही हो, जिसके कांटेक्ट में बच्चा आया हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी। या कोई ऐसी जैसे बारिश का पानी भर गया घर के आसपास, तो मच्छर भिनभिना रहे, तो वो तो सभी किसी को भी काट सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि हाँ आसपास ऐसा तो नहीं कहीं जमा हुआ पानी है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है अपनी तरफ से। तो और आपको ये सारी बातें सर को डिटेल में बतानी भी है। ठीक है सर। सर जैसा कि आपने आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो पीडियाट्रिक्स का है, तो सर इसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं, हम बच्चों से जुड़ी हर बीमारी को सर आपको तो दिखा ही सकते हैं। यस यस यस, हर 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 चीज जो बच्चों से जुड़ी आप मुझे पूछ सकते हो। अगर बच्चा को अगर काउंसलिंग भी करना है तभी भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। यानी कि बच्चा सब कुछ ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी, लेकिन आपको पता है नहीं कि कितनी बार दूध पिलाना है, बच्चे ने कितनी बार सुसु करना चाहिए, या उसको टॉनिक कुछ चालू करना चाहिए, तो ये भी सलाह आप मेरे से ले सकते हो। जरूरी नहीं कि बच्चा बीमारी हो। ओके, हाँ कुछ सर। सर आदतें रहती है बच्चों की, ओके, मिट्टी खाते हैं बच्चे, या कुछ उसको मीन्स बहुत ज्यादा इरिटेबल रहते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, सर पटकते हैं जमीन पे, तो ऐसी चीजों से भी आप मेरे से सलाह ले सकते हो। अगर मेरे साइड से नहीं होता तो मैं आपको बता तो सकता हूँ कि भाई आपको जाना कहाँ है, या पेशेंट को कहाँ भेजना है, इतना तो हम कर सकते हैं।
ओके। जरूरी नहीं है जी कि बस उसको बीमारी होना चाहिए, अच्छे बच्चे को भी आप जी एडवाइस या काउंसलिंग के लिए भी आप ले सकते हो। जी सर। सर ये आपने जो बात बताई ये बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स तो समझते भी होंगे, लेकिन उनके आसपास जो जनता वो ये नहीं समझती कि जरूरी नहीं है कि बच्चों जब बीमार हो तभी उन्हें डॉक्टर के पास दिखाया जाए। क्योंकि बीमारी का मतलब ये नहीं होता कि फीवर है, लूज मोशन, तभी वो बीमार है। अगर उनके अंदर कोई ऐसी आदत है जो उनको बीमारी की तरफ ले जा सकती है भविष्य में, जैसे मिट्टी खाना, उससे पेट में कीड़े हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे, फिर वो खाना पीना नहीं खाएंगे, तो उनको अलग तरीके की समस्या होने लगेगी। तो ये सारी समझ, इस तरीके की अगर समस्याएं बच्चे कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको एक जो है बाल रोग विशेषज्ञ को संपर्क करना चाहिए। आप सर को रेगुलर चेकअप जैसे बच्चे का आप करवाना चाहो कि भाई मेरा बच्चा इतना पतला क्यों है, जबकि बीमार तो नहीं है, पर खाता पीता भी है, पर पता नहीं कि उसको शरीर में कुछ लगता नहीं है, या फिर इतना दुबला होता जा रहा है, आंखें पीली होती जा रही, कुछ भी ऐसा आपको लगे, या जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे सर पटकते, जिद करते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। अगर ऐसा भी कुछ आपको कोई पेशेंट आके बताता है कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उसमें भी आप सर को संपर्क कर सकते हैं। सर उसको काउंसिल भी कर देंगे, उसकी मेडिकेशंस भी दे देंगे, अच्छे से बच्चे के लिए इलाज भी अगर कुछ होगा तो सर बता देंगे आपको। तो ये सारी चीजें आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर जहाँ तक आपने बताया कि बच्चों की हिस्ट्री में आपने बताया कि हिस्ट्री लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और क्या क्या पूछना चाहिए, और उसके अलावा जो है सर आपने ये भी बताया कि बच्चों की हाइट, वेट, ये सब लेना भी बहुत जरूरी है, बच्चों को किस कंडीशन में जो है मतलब रेफर करना है, नहीं करना है। सर इसके अलावा अगर आप कोई और पॉइंट है जो आप अपनी तरफ से मेंशन करना चाहते हैं, जो इससे हमारे एमएसओस को हेल्प मिले, यस, वो तो सर वो आप आपको प्लीज अगर बताएं। इसके साथ ये तो हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें तो हो गई। ओके, वजन लेना है, टेम्परेचर चेक करना है, ऑक्सीजन चेक करना है, उसके बाद कंप्लेंट्स क्यों आए हो आप यहाँ पे, कब से हो रहा है और क्या मेडिसिन ले रहे हो। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद भी आपको ना थोड़ा सा डाइटरी हिस्ट्री भी लेना है कि बच्चा खाता क्या है, आप खाने में क्या देते हो। ओके, बाहर की चीजें कुछ खाता है क्या, है बच्चों को कुछ एडिक्शन है क्या। ओके, टीवी कितना देर देखता है, उसका उसका थोड़ा आपको अगर मोटा लगता है तो आप भी थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बता सकते हो। ओके, तो वो तो मैं बीएमआई निकाल दूंगा, बस हाइट अगर वेट बताते तो मेरा काम भी आसान हो जाता है कि मुझे पता चलता है कि उसका कितना लेवल तक उसका ओबेसिटी बढ़ा है। तो ऐसे ही आपको अगर बच्चा आता है तो आपको बच्चे का नहीं, थोड़ा फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पूछना है, कितने बच्चे, बाकी को भी आप ऐसे सिम्टम देखते हो क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं। बच्चे का वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। ओके, अभी तो कोविड का भी वैक्सीनेशन चालू है, जो बड़े बच्चे होते हैं तो उनका भी पूछना है। और जो अपने बेसिक वैक्सीनेशन रहते हैं, ओके, 1-2 साल तक तो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीने का मीजल्स या बर्थ का जो ओपीवी होता है, पोलियो, उसका भी आपको ना थोड़ा शॉर्ट में आपको हिस्ट्री लेना है। वो भी आपको अगर अगर ले सकते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा पेशेंट के लिए भी, और अपना फ्लो भी ज्यादा बढ़ सकता है वैक्सीनेशन के बारे में। जैसे अभी मानसून चालू हो रहा है, तो मानसून में अगर बड़ा भी बच्चा होगा तो प्री मानसून हम उसको फ्लू वैक्सीन देते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि फ्लू वैक्सीन मानसून चालू होने से पहले देते हैं, क्योंकि वो वैक्सीनेशन कार्ड में भी नहीं लिखा रहता है, कभी कभी वो प्राइवेट पे देते हैं। तो ये भी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मैडम। ओके ओके। तो जो कि सर ने बताया कि आपको बच्चों का जो टीकाकरण है उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग बीमारी लेकर तो आ जाते हैं पर बच्चे की सेहत पे ध्यान नहीं देते, उसको टीका नहीं लगवाते, पोलियो ड्रॉप पिलाने जाओ तो ड्रॉप नहीं पिलवाते, क्योंकि रूरल एरिया में, या हम कह सकते हैं कि गांव दराज का जो होता है, वहां पर बहुत तरीके की भ्रांतियां होती हैं, लोग लापरवाही करते हैं, कहते हैं हम नहीं पिलाएंगे, ऐसा है वैसा हो जाता है, हमने सुना है ऐसा हो जाता है। तो ये सारे जो उनके मन में शक है, इसको भी आपको ही हटाना है, क्योंकि पेशेंट सबसे पहले आपके संपर्क में आता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें समझाएं कि बिना वैक्सीनेशन के बच्चे को और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें भी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आपको ध्यान देना है। ये बात आपको पिछले वेबिनार में मैम ने भी बताई थी कि जो है वैक्सीनेशन, चाहे वो कोई बच्चे हो या कोई गर्भवती महिला हो, इस तरीके के पेशेंट को आपको वैक्सीनेशन तो पूछना ही है कि उन्होंने सब कुछ कराया है, नहीं कराया, जो उनको देना जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब आपको पूछना है। सर अगर कोई जैसे किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होता है, तो उसके लिए भी सर आपसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं कि अगर कोई यस, प्रॉब्लम आ जाए तो। यस, तो आपको जो भी मेडिसिन देता हूं मैं, उससे तो जनरली रिएक्शन नहीं आना चाहिए, कुछ साइड इफेक्ट आना नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। हर किसी बच्चे का बॉडी अलग रहता है। अगर मेडिसिन से कुछ रिएक्शन आता है तो आपको कैसे पहचान लोगे। एक तो रैश आएगा, उल्टी, फीवर, सांस लेने में दिक्कत,
तभी के तभी उसका मेडिसिन स्टॉप करना है, ओके, और उसको हॉस्पिटल भेजना है, ओके। तो रिएक्शन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, 100,000 में से 2-3 बच्चों को आ सकता है रिएक्शन, बट अगर उधर ही हम स्टॉप करते हैं उसका मेडिसिन, तो आगे के परिणाम हम उधर ही स्टॉप कर देंगे, ज्यादा उसको वर्स नहीं करेंगे। ओके सर, अगर जैसे 2-3 बार अगर कंसल्टेशन के बाद भी बच्चा मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा उसकी हेल्थ में, तो सर ऐसे केस में सर क्या करना चाहिए? ऐसे केस में उसको हायर सेंटर में भेज के उसका अगर कुछ जांच करना है, एक्सरे करना है, ब्लड के रिपोर्ट्स करने हैं, यूरिन का रिपोर्ट नहीं तो सोनोग्राफी, तो उससे हम उसको आगे भी भेज सकते हैं। और उसके बाद अगर अगर मान लो कि अगर हमने भेज दिया है बच्चे को, उसने ब्लड रिपोर्ट किया है, तो वो भी आप मुझे मेरे साथ रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी भी राय ले सकते हैं। तो एक तो उधर के डॉक्टर की भी राय होगी जो चेक कर रहे हैं, जिसने ब्लड रिपोर्ट किया है, खून की जांच की है, और एक दूसरा ओपिनियन भी मैं दे सकता हूँ कि भाई हाँ कुछ चल रहा है या कुछ ऐड करना है या कुछ नहीं करना है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ओके सर। सर आपने जो बातें बताई वो कंसल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है मेडिकल स्टोर्स को ये बातें पता है भी, और अगर उन्हें कोई पॉइंट वो मिस भी करते होंगे तो वो आगे से तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर अब हम जो है ये जो प्रश्नकाल है उसमें अब मेडिकल स्टोर्स अगर आपसे कुछ अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। यस मैम। तो हाँ, किसी स्टोर का कोई प्रश्न है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हाँ हेलो। हेलो, हाँ सर बोलो, गुड आफ्टरनून। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते। सर मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जो है हमारा दुकान ग्रामीण क्षेत्र में है। अक्सर जो पीडियाट्रिक बच्चों में केस आता है, अक्सर जो है एक खूनी डायरिया करके आता है, या पेट में आइटम दर्द रहता है, बच्चा बहुत ज्यादा रोता है पेन की वजह से। उस सिचुएशन में सर बच्चे को क्या मेडिसिन प्रोवाइड किया जाए? तो सबसे देखो कौन सा भी बच्चा अगर लूज मोशन का आता है, ब्लडी जी। डायरिया आता है, नहीं कुछ भी कौन से प्रकार का लूज मोशन है, उसमें बहुत टाइप से, तो आप उसको इमीडिएटली ओआरएस तो चालू कर सकते हो, ओआरएस चालू सकते हो। ये तो हो गया आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर ये होता है आपको किसी से कांटेक्ट नहीं होता तो ओआरएस पिलाते रहना है। दूसरी बात, दूसरा इमरजेंसी है, फीवर, बुखार आता है, तो बुखार में कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि डोज कितना देना है, क्या करना है, वो तो कैलकुलेशन रहता है, तो बस आप गीले कपड़े से उसका बॉडी पूछ सकते हो, ये भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ओके। तो आप कुछ ऐसे चीजें कर सकते हो, आप कर सकते हो उस उधर के लेवल पे ही। क्या सर ओआरएस को छोड़कर भी कोई मेडिसिन दिया जा सकता है क्या? सर 6 महीने के ऊपर कौन सा भी बच्चा होता है तो उसको आपको ओआरएस पिलाना है, अगर उसको लूज मोशन की शिकायत हो तो, ओके ठीक है। मेडिसिन तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना कि आपके साइड से कुछ कर सकते हो क्या, तो जरूर कर सकते हो। 1 लीटर पानी में डालना है ओआरएस और उसको जी। पिलाते रहना है, ओके। 6 महीने के ऊपर के बच्चों को आप सबको जो अडल्ट वाला रहता है ना वही देना है, ऐसा कुछ सेपरेटली नहीं रहता है। किसी स्टोर का कोई प्रश्न है? सर एक बच्चा है हमारे पास, लगभग 2 साल का, जिसका वजन है 8 kg। ओके, हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। उसको कंसल्टेंटी करवाया था, जब उसकी जांच करवाई थी, सीबीसी बिडल करवाया था सर, तो उसको टाइफाइड निकला था। साथ ही उसको 1 साल लगभग 1 महीने से उसको लूज मोशन आ रहा है, ओके और लूज मोशन एक महीने से आ रहा है उसको। लूज मोशन उसकी जो पोटी करता है तो हल्की सी फटी हुई करता है, और कभी कभी हरे रंग की करता है सर। ओके, तो आप अभी कंसल्ट करना चाहते हो मेरे से, बराबर? जी जी। ओके, तो उसका वजन 8 किलो है, वो तो बहुत कम है। 2 साल के बच्चे का 12-13 किलो वजन चाहिए। जी जी ओके, जी। उसको आप ओआरएस चालू रखो, ओआरएस पिलाना चालू करो। और अगर फटी फटी पॉटी करता है, इसका मतलब थोड़ा सा उसको ना पॉटी में इन्फेक्शन है। सीबीसी के रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कितना है बच्चे का? हीमोग्लोबिन 10.5 है सर। वो भी कम है। डब्ल्यूबीसी काउंट अच्छा है क्या, वो ज्यादा बड़ा है डब्ल्यूबीसी काउंट? WBC बिल्कुल सही है सर। और प्लेटलेट्स? वो भी बिल्कुल सही है सर, वो भी। ठीक है, तो आप एक काम करो, उसको ओआरएस पिलाते रहो। जिंकोनिया है आपके पास, सिरप जिंकोनिया? जी जी, जिंकोनिया एक उसका जिंकोनिया चल रहा है, एक ओफ्लोमैक वो चल रहा है सर। ओफ्लोमैक बंद करो, ओफ्लोमैक बंद करो, ओके। जिंकोनिया 14 दिन देना है, 5 दिन में एक बार। एंटेरोजर्मिना है सस्पेंशन, एंटेरोजर्मिना? जर्मीना नहीं है सर, ये इसमें क्या होता है सर? ये प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक में उसका बिफ्लेक चल रहा है, या न्यूट्रोलिन भी एक सिरप दिया था उसको। न्यूट्रोलिन भी दे दो, 5 दिन न्यूट्रोलिन भी दे दो। और इसको ना सिरप ऑगमेंटिन DU वो देना है, 200 पावर वाला, सुबह शाम 5 दिन देना है। कौन सा सर? सिरप ऑगमेंटिन एमोक्सिसिलिन 200 पावर वाला, सिरप ऑगमेंटिन 200 पावर वाला, DUO आता है, DUO।
5 हाँ ml जी हमेशा जी 5 दिन पे दो। देखते हैं। ठीक। और उसको ना सर एक आयरन भी चालू करो। ओके, टोनोफेरन ड्रॉप्स है आपके पास? जी है टोनोफेरन ड्रॉप्स जी है सर है। 1 ml पिलाओ 3 महीने तक, दिन में एक बार 1 ml। ओके। जी 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 जी। सर इसका इसके साथ में एक एमसीटी ऑयल, सेमरिन एमसीटी ऑयल आता है सर, उसको ये भी दे देते जरूरत नहीं, वो स्टॉप करो, वो कुछ दिन तक स्टॉप करो, जरूरत नहीं। कितने देंगे ना एक साथ मेडिसिन? जो अभी ओके। इम्पोर्टेंट है वही देंगे। मुस्किन सर, अब जब डॉक्टर का नेक्स्ट शेड्यूल होगा ना तो आप अपॉइंट कर लीजिएगा सर, बेटर तरीके मैं से। हूँ आपके पास। ओके ओके सर। यस। और ओके। किसी स्टोर का कोई प्रश्न है? तो जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोगों से अब किसी का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है, तो उसके अलावा जैसा कि अभी जो लोग, अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो आप लोग सर को दिखा भी सकते हैं। जो लोग अभी प्रश्न नहीं पूछ पाए हैं या उनके पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आप लोग सर का जो भी कंसल्टेशन का दिन है, जो समय है, उसमें दिखा सकते हैं। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई बच्चा है इमरजेंसी में है और आप सर से कंसल्ट कराना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर सर के पास समय होगा तो सर बच्चे को देख सकते हैं। अगर सर के पास समय हुआ तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सब जो जरूरी बातें हैं, जो ई परामर्श से जुड़ी जरूरी जानकारी, वो सब आपके इसमें लिखी हुई है कि आपको क्या क्या लेना जरूरी। माधुरी, आप बैक स्लाइड करिए, इससे पीछे वाली, हाँ, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई पूरी जानकारी देना। जो जो चीजें प्रिस्क्रिप्शन में पूछी गई वो सब आपको बतानी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको जो है खुद भी पेशेंट के साथ रहना है कि पेशेंट कोई प्रॉब्लम है जो नहीं बता पा रहा है किसी वजह से, तो आपको बतानी है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट आपका नॉट रिलीफ है, उसे आराम नहीं है, तो तुरंत आप जो है उसकी समस्या का निवारण करने के लिए आप टीम से संपर्क करिए, ठीक है। फिर जो है अगर पॉसिबल होगा तो हम डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क करवा सकते हैं। अगर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हम अपनी तरफ से उनसे पूछकर आपको कुछ रिलीफ के लिए तुरंत बता भी देंगे, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसको आपके इलाज से बहुत फायदा हुआ या डॉक्टर साहब के इलाज से बहुत आराम मिला, तो आप ऐसे पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल भी रिकॉर्ड करने के लिए उनको आप लोग प्रोत्साहित करिए कि वो अपना फीडबैक दें, ठीक है। तो इससे भी क्या है, डॉक्टर को भी अच्छा लगता है कि उनके पेशेंट को आराम मिला, आपकी भी बड़ाई होती है और हर तरीके से सबको फायदा होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो भी स्क्रीन है, जब आप पेशेंट का कंसल्टेशन करवाएं, भले आप फोन से ही करवा रहे हो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कम से कम एक स्टैंड पे फोन को रख के उससे करवाइए, कि कम से कम वो एक जगह स्थिर रहती है ना, तो डॉक्टर को पेशेंट को देखने में भी आराम रहता है कि उसे पेशेंट दिखता है अच्छी तरीके से, हिलता हुआ नहीं दिखता। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट आता है और उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको अपनी आंखों से दिख रही है, पर पेशेंट कह रहा है कि हमको ये नहीं करवाना है, तो भी आपको ये चीजें बतानी है, उसको देखकर आपको ये बताना है कि सर इसको ये भी परेशानी है। आप पेशेंट से पूछिए कि तुम्हें ये भी दिक्कत है, तो इसके लिए भी आप पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए सर थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और मुझे लगता है कि सबको आपकी जानकारी से बहुत फायदा हुआ होगा, और जो भी उनके पास पेशेंट आएंगे उसको वो आपसे कंसल्ट भी कराएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबको नमस्ते। थैंक यू।